तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानियन कॉन्टिनेंट के एक लेजेंडरी नेसेंट सोल सांकुन की केव मुलान ग्रासलैंड की टेरिटरी में मौजूद थी। तो ये सभी कल्टीवेटर्स उसे ओपन करके सांकुन के ट्रेजर को हड़पना चाहते थे, मगर जैसे ही मुलान ग्रासलैंड में पहुंचे इन स्पेल वॉरियर्स ने अपने रेत के फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया। हालांकि हानली इस बात को ऑब्जर्व कर मार्क्विस की मदद से उस एरी को ब्रेक कर देता है, मगर अभी भी खतरा टला नहीं था। इनके सामने मुलान रेस की कैरेज पहुंच चुकी थी जिसमें नेसेंट सोल के हाई लेवल के कल्टीवेटर मौजूद हैं। तो इन सभी लोगों ने स्प्लिट होकर उनका ध्यान भटकाना शुरू कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है मुलान रेस के विंड चैरियट के साथ, जो कि बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ हानली का पीछा कर रही थी। वहीं पर हानली भी काफी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर हानली ने ब्लड क्लॉक पहना हुआ था जो कि अपनी तेज रफ्तार के लिए मशहूर है, और तो और हानली ने इस क्लॉक के एब्सोल्यूट लिमिट को भी पुश कर दिया, मगर फिर भी वो मुलान रेस के नेसेंट सोल से अपना पीछा छुड़वा नहीं पा रहा था। हानली कह रहा था कि इससे तो बस एक ही बात साबित होती, मुलान रेस की विंड चैरियट एक टॉप लेवल का फ्लाइंग ट्रेजर है। जिस पर सिल्वर मून कह रही थी कि मास्टर आपके पास तो थंडर एस्केप टेक्निक भी मौजूद है, तो फिर आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? इनफैक्ट आप तो ब्लड इविजन शैडो का भी यूज कर सकते हो। अगर आपने इन दोनों टेक्निक में से किसी का भी यूज किया तो भी ये बंदा आपको कैच नहीं कर पाएगा। जिस पर हानली जवाब देते हुए कहने लगा कि हमें इस बंदे की स्ट्रेंथ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, और जब तक हमें अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा ना हो जाए तब तक हम उसके सामने अपने सारे पत्ते नहीं खोल सकते। हमें धीरे धीरे करते हुए इस बंदे के सामने अपनी पावर को रिवील करना होगा। वेल, मेरे पास कुछ ऐसे प्लान है जिनका यूज करके मैं इस बंदे को हरा सकता हूँ। और इतना कहते साथ ही हानली ने अपनी बैम्बू लाइटनिंग सोर्ड्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो सारी तलवारें बड़ी तेजी के साथ आपस में जुड़ते हुए वहाँ पर एक सोर्ड सिजिल को फॉर्म कर लेती है, और अब हानली उस सिजिल के सामने जाकर खड़ा हो गया। यहाँ पर वो अपने दुश्मन को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही यहाँ पर उसने अपने गोल्डन डिवावरिंग बग का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी पर एक आर्मर भी फॉर्म कर लिया। वो बंदा हानली पर चाहे कितने ही पावरफुल अटैक क्यों न कर पाए, ये आर्मर हानली को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इस आर्मर पर लगे हुए बग्स पावरफुल से पावरफुल एनर्जी को भी आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अब हानली ने अपनी तलवार से बहुत ही भयानक ऑरा को रिलीज करते हुए जंग का आगाज कर दिया। वही दूसरी तरफ विंड चैरियट में मौजूद नेसेंट सोल भी हानली पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। यहाँ पर हानली ने अपनी स्टोरेज बैग में से एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया, जो कि हानली के पुराने ओपोनेंट वेन टियानरेन से बिलोंग करती थी। वेल, सिक्स पाथ का सक्सेसर वेन टियानरेन इस आर्टिफैक्ट को काफी ज्यादा पसंद करता था, और फिर उसे खत्म करने के बाद ये आर्टिफैक्ट हानली के कब्जे में आ गया। तो उसी दिन से हानली को कभी भी इस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला था, मगर आज फाइनली वो इस आर्टिफैक्ट की पावर को विटनेस करेगा। वेल, इस आर्टिफैक्ट को सिल्वर मैजिक बेल कहा जाता था। यहाँ पर हानली ने बड़ी तेजी के साथ इस मुकाबले की शुरुआत कर दी। उसने सबसे पहला तो अपनी सिल्वर मैजिक बेल को उस बंदे की तरफ थ्रो कर दिया, तो उस बेल ने तुरंत ही एक्टिवेट होते हुए अपना हेवनली प्रेशर उस विंड चैरियट पर रिलीज करना शुरू कर दिया। उस सिल्वर बेल से तो बहुत ही भयानक एनर्जी के फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे, जो कि अपनी खतरनाक साउंड वेव का इस्तेमाल करते हुए उस विंड चैरियट को सप्रेस करने लगी। वेल, उस नेसेंट सोल के भी इस आर्टिफैक्ट को देखकर एक सेकंड के लिए होश उड़ गए। उसे तो लगा ही नहीं था कि एक सेकंड पहले भागा हुआ कल्टीवेटर उसका मुकाबला करने के लिए इतनी जोरों शोरों की तैयारी करेगा। तो अब उस बंदे ने भी तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इस बेल पर हमला कर दिया। तो हानली भी फटाफट से अपनी लाइटनिंग सोर्ड्स को उस बंदे की तरफ रिलीज कर देता है। यहाँ पर उस सोर्ड सिजिल से हजारों लाखों लाइटनिंग सोर्ड्स रिलीज हो रही थी, जो देखते साथ ही उस बंदे ने हानली के अटैक से खुद को बचाने के लिए अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली। तो हानली की सभी लाइटनिंग सोर्ड बड़ी तेजी के साथ उस शील्ड पर हिट होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर तो मानो तलवारों का एक बहुत बड़ा तूफान आया था। साथ ही उन तलवारों से रिलीज होने वाली प्योर थंडर पावर ने अपना डोमिनेंस उस बंदे पर साबित कर दिया। तो इस नजारे को देखकर वो बंदा ना चाहते हुए भी हानली की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था, मेरे दोस्त तुम तो एक बहुत ही गुस्से वाले फाइटर निकले। सच बताओ तो हम दोनों में कोई भी दुश्मनी नहीं, तो क्यों ना फिलहाल के लिए हम इस मुकाबले को यहीं पर रोक दे। वेल, इस बंदे को एल्डर मू के नाम से जाना जाता था, और ये मुलान रेस की आर्मी ट्रूप का लीडर है। वो बंदा हानली से कह रहा था कि अपने अटैक को यहीं पर रोक कर इस बुड्ढे की बात सुन लो। हो सकता है कि मेरी बात सुनने के बाद हमें दोबारा से
फाइट करने की जरूरत ही ना पड़े। यहाँ पर हानली ने अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करते हुए इस बंदे की कल्टीवेशन लेवल को पता कर लिया था। ये बंदा नेसेंट सोल की मिडिल स्टेज पर बस कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगा और हानली तो नेसेंट सोल की अर्ली स्टेज का कल्टीवेटर था, यानी कि ये बंदा उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हानली दिल ही दिल में सोचने लगा कि भले ये बंदा स्ट्रेंथ के मामले में मुझसे आगे है, लेकिन ये यहाँ पर अकेला आया और ये अकेला तो मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। साथ ही इसकी बातों से भी पता लग रहा कि ये अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता। तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाकर इस बंदे के साथ बात की जाए। इस तरह से मैं मूलान रेस के लोगों का नेचर समझ सकता हूँ, मगर इस बंदे की कोई गारंटी नहीं कि कभी मुझे धोखा देकर खत्म कर दे। तो हानले उसे बताने लगा कि हेवनली साउथ और मूलान रेस में कभी कोई बातचीत नहीं हो सकती। तुम्हारी मूलान रेस ने हमेशा मेरे कॉन्टिनेंट पर अटैक किए, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में भी कोई समझौता होगा। जिस पर एल्डर मू कह रहा था, हाँ हमारे दोनों कॉन्टिनेंट्स में काफी पुरानी दुश्मनी है, मगर कुछ देर के लिए कॉन्टिनेंट्स को साइड में हटा दो। फिलहाल तो यहाँ पर मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ। हमने एक नेसेंट सोल बनने के लिए काफी सारी मुश्किलों का सामना किया और ये प्रोसेस बिल्कुल भी इजी नहीं थी, तो हमें एक लाइफ एंड डेथ बैटल करने की भी कोई जरूरत नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। खैर मैं तो तुमसे बस कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी जवाबों से मैं सेटिस्फाइड हुआ तो इस बैटल को हम यहीं पर रोक देंगे। इनफैक्ट तुम यहाँ से बड़ी आराम से अपने सफर पर रवाना हो सकते। मैं एल्डर मू बिल्कुल भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। और उसके बाद वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। हानली को तो उसकी हरकतें देखकर ही पता चल गया कि ये बंदा अपना काम निकलते ही मुझ पर अटैक करेगा, जिसके चलते हानली उस बंदे से कहने लगा कि शायद मेरी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ रही। चल क्यों ना एक डील करे, तू अपनी विंड चैरियट मेरे हवाले कर और मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। तो चल बता, क्या तुझे ये सौदा मंजूर है? जो सुनते साथ ही वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया। वो अपने माइंड स्पेस से एक स्पिरिचुअल बर्ड को बाहर निकालते हुए कहने लगा कि तू एक नंबर का जिद्दी है, इसलिए आज मैं तुझे एज अ सैक्रिफाइस यूज करूंगा ताकि मेरा ये भूखा स्पिरिचुअल बीस्ट तुझे खाकर अपनी भूख मिटा पाए। वेल यहाँ पर उस बंदे का आइस से बना हुआ स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर आ चुका था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब उस स्पिरिचुअल बीस्ट ने हानली की तलवारों पर हमले करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो हानली की सिल्वर मैजिक बेल पर भी अपनी आइस फ्रॉस्टिंग से अटैक करने लगा, जिसके चलते सिल्वर बेल की पावर ट्रैप होकर वो बेल सीधा नीचे पटक गई। हानली समझ चुका था कि इस बंदे ने स्पिरिचुअल पावर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज किया है, इसलिए हानली भी अपने सोर्ड सिजिल को डीएक्टिवेट करते हुए वहाँ पर अपने गोल्डन ड्रैगन को समन कर लेता है। वेल हानली का ये गोल्डन ड्रैगन प्योर लाइटनिंग पावर से बना हुआ था, जो कि किसी भी ईवल को मिटाने की ताकत रखता है। और अब यहाँ पर हानली अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे की स्पिरिचुअल बैट पर अटैक कर देता है। यहाँ पर इन दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट में हमें एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। हानली का गोल्डन ड्रैगन उस बैट को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो बैट तो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उस ड्रैगन को चकमा देने लगी। इधर एल्डर मू भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल बैट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगा, जिसके चलते वो बैट अपनी बहुत ही भयानक आइस पावर को रिलीज कर रही थी। यहाँ पर हानली के ड्रैगन ने जैसे तैसे उस बैट को दबोच लिया। वहीं पर हानली भी उस स्पिरिचुअल बीस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने ड्रैगन्स में और पावर ऐड करने लगा, मगर हानली के ड्रैगन के लिए उस बैट को डिस्ट्रॉय करना लगभग इम्पॉसिबल था। इधर एल्डर मू हानली से कह रहा था कि तू एक नंबर का बेवकूफ है, जो तूने मेरे साथ पंगे लिए। और उतने में वहाँ पर आइस पावर का एक जोरदार एक्सप्लोजन होते हुए उस बैट ने हानली के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस एक्सप्लोजन की वजह से हानली भी काफी पीछे पुश हो गया। वो समझ गया था कि ये मुकाबला उसके हाथ से फिसलता जा रहा। और अब यहाँ पर एल्डर मू ने मिस्टिक आइस कोल्ड क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया। वेल ये मूलान रेस की सबसे स्पेशल स्पिरिट टेक्निक मानी जाती है, जिसके अंदर हानली अब पूरी तरह से ट्रैप हो गया। वहीं पर एल्डर मू भी अपनी इस जीत को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो हानली से कहने लगा कि तू मेरे इसी आइस क्रिस्टल में तड़प तड़प के मारा जाएगा। चल ये तो अच्छा हुआ कि तेरी पावरफुल बॉडी हमारे मूलान ग्रासलैंड के लिए एक नरिशमेंट का काम करेगी। हो सकता है कि तेरी वजह से इस बंजर जमीन पर हरियाली आ जाए। यहाँ पर हानली ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लिया था। यहाँ पर हानली भी मूलान रेस की स्पिरिट आर्ट को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस था। हानली उस ट्रैप से बाहर निकलने की जितनी भी कोशिश करेगा, वहाँ मौजूद आइस स्पाइक और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो एल्डर मू से बताने लगा कि तेरी स्ट्रगल का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे ये आइस स्पाइक मिस्टिक क्रिस्टल कोल्ड ची से बने हुए हैं, जिसे कल्टीवेट करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के कई सौ साल लगा दिए। भले ही थोड़ी देर के लिए तो इसकी पावर को झेल पाएगा, मगर जैसे ही तेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाए, ये आइस लैंसेस तेरी बोन का भी चूरा बना देगी। हानली ने भी नोटिस किया कि यहाँ की ठंड
पल दो पल बढ़ती जा रही। एल्डर मूस से कह रहा था कि अभी एफर्ट्स लगाना बंद करके अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर, तो मेरे ही हाथों मारा जाएगा। मगर उतने में हानली अपनी सिल्वर मैजिक बेल को समन करते हुए सीधे उस बंदे के सामने पुश कर देता है। वेल यहाँ पर एल्डर मू तो इस बेल को देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उसने इमेजिन नहीं किया था कि हानली ट्रैप होने के बावजूद भी अपने वेपन्स को कंट्रोल कर पाएगा। साथ ही उस बेल की तेज आवाजों के चलते उस बंदे को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, इसलिए वो अपनी विंड चैरियट को लेकर जल्दी से वहाँ से दूर हट गया। यहाँ पर हम उस बंदे के चेहरे पर मौत का खौफ साफ साफ देख पाते हैं। और उतने में उसे हानली की आवाज आई। वो कह रहा था, वाह तू तो मुलान रेस के हाई लेवल का मास्टर बनने के बिल्कुल लायक है। और अब धीरे धीरे करते हुए एल्डर मू के आइस क्रिस्टल अचानक से ही पियर्स होने लगे। हानली उससे कह रहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि तूने हजारों लाखों लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में फाइट की होगी, तभी जाकर तो तू इतनी शार्प टेक्निक को मास्टर कर पाया। यहाँ पर उसके आइस लेंसेस धीरे धीरे गोल्डन कलर में बदलने लगे और अब वहाँ पर उन आइस क्रिस्टल का एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर हानली उसमें से बाहर आ गया। दरअसल यहाँ पर उसने अपने विंड एंड थंडर विंग्स का इस्तेमाल किया था। उसका एक गजब का फॉर्म देखकर ही एल्डर मू का मुंह खुला के खुला रह गया। हानली यहाँ पर कूल अंदाज में उसे बताने लगा कि मैं मुलान रेस में किसी की इज्जत नहीं करता, लेकिन मुबारक हो तुमने मेरी रिस्पेक्ट को अर्न किया। यहाँ पर एल्डर मू कह रहा था कि मैंने अपनी स्पिरिट आर्ट को परफेक्शन लेवल पर पहुँचाने के लिए कई सौ साल इंतजार किया। न जाने कितनी ही सारी कोशिशें करने के बाद ये टेक्निक इस लेवल पर पहुंच पाई थी, लेकिन तुमने तो बड़ी ही आसानी के साथ उसे ब्रेक कर दिया। मैं जानता हूँ कि इन विंग्स के बजाय तुम इसे ब्रेक नहीं कर सकते थे, तो बताओ मेरे दोस्त इस ट्रेजर का क्या नाम है? अगर तुम अपने इन स्पेशल विंग्स का नाम मुझे बता दो तो शायद मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। जिस पर हानली कह रहा था कि यकीनन तुम मुझे बेवकूफ समझ रहा, भला मैं तुझे अपने आर्टिफैक्ट का नाम क्यों बताऊंगा। खैर अगर तुझे इसका नाम जानने की इतनी ज्यादा चुल मच रही है तो जल्दी से अपनी आइस क्रिस्टल स्पिरिट आर्ट टेक्निक की मैनुअल मेरे हवाले कर दे। अगर ये सौदा तुझे मंजूर है तो मैं जरूर से अपने ट्रेजर का नाम बता दूंगा। जो सुनकर एल्डर मू गुस्से में कहने लगा कि तेरी बातों से ही पता चल रहा तू एक नंबर का घमंडी और बदतमीज इंसान है। तूने अभी तक न जाने कितने ही सारे लोगों से ट्रेजर्स और उनकी टेक्निक को छीन लिया होगा। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तू टियानियान की किसी पावरफुल सेक्ट का मास्टर होगा। ऐसी अकड़ बस एक हायर लेवल का मास्टर ही दिखा सकता है। चल मुझे तेरे ट्रेजर का नाम नहीं जानना, बस अब तो मुझे अपना ही नाम बता दे। इस तरह से मुझे भी पता चलेगा कि मैं टियानियान के कौन से फेमस बंदे का मुकाबला कर रहा हूँ। जिस पर हानली कह रहा था कि तू बारबेरियन नेशन का एक जंगली कल्टीवेटर है, तो तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरा नाम जान सके। जो सुनकर एल्डर मू कह रहा था कि मैं न जाने कब से ही तेरे साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तूने हर बार मुझे बदतमीजी से जवाब दिया। और ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि हानली इस बंदे की हर एक सवाल का उल्टा जवाब दे रहा था, क्योंकि वो इसके साथ बिल्कुल भी पीस करना नहीं चाहता। एल्डर मू कह रहा था कि इतने सालों में आज तक मुझे किसी ने इतना जलील नहीं किया था जितना कि तूने किया। बस तू थोड़ी देर रुक जा और तुझे इन बातों पर पछतावा होगा। जिस पर हानली कह रहा था कि मेरी बदतमीजी के पीछे भी एक वजह है, मैं तेरी मुलान रेस का घमंड अपनी जूते के नीचे क्रश करना चाहता हूँ। यहाँ पर हानली ने इस बंदे को जानबूझकर प्रोवोक किया था ताकि ये अपनी असली पावर हानली के सामने रिवील कर पाए, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। एल्डर मू कह रहा था कि अब तुझे काफी ज्यादा रिग्रेट होने वाला है, और इतना कहते साथ ही उसने अपने एक एंशिएंट ट्रेजर को बाहर निकाल लिया, जिसे 1000 पिक्स के नाम से जाना जाता था। सिल्वर मून तो इस माउंटेन को इमर्ज होता हुआ देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कह रही थी, मास्टर इस ट्रेजर को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, ये आपकी सारी पावर को ड्रेन कर सकता है। जिस पर हानली कहने लगा, हाँ मैं तो इस ट्रेजर को देखकर ही समझ गया, मेरे ख्याल से यही इस बंदे का आखिरी दाव होगा। और अब उन बड़े बड़े माउंटेन्स के पिक ने हानली को घेरना शुरू कर दिया। तो अब इस माउंटेन को पियर्स करने के लिए हानली ने भी अपनी लाइटनिंग सोर्ड को आपस में मर्ज करते हुए एक जायंट सोर्ड में बदल दिया, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक थी। मगर जैसे उस सोर्ड ने माउंटेन पर अटैक किया वो तुरंत ही टूटकर बिखर गई, जो देखते साथ ही हानली समझ गया था कि ये ट्रेजर काफी ज्यादा भयानक है। वो सिल्वर मून को बताने लगा कि मुझे कुछ भी करके इन माउंटेन्स के कांटेक्ट में नहीं आना, अगर ये गलती से भी मुझ पर हिट हो गए तो ये मेरे आर्मर और शील्ड को पियर्स कर देंगे। तो हानली ने बड़ी तेजी के साथ यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर दिया, मगर उसे तो ऐसा लग रहा था कि मानो हर एक जगह ने माउंटेन ने उसे घेर लिया है। वहीं पर एल्डर मुंह से बता रहा था कि तुम्हारी स्ट्रगल का कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम मेरे 1000 लेयर माउंटेन पिक को हरा नहीं सकते। वेल यहाँ पर वो बंदा अपनी पावर्स का यूज करते हुए और भी ज्यादा माउंटेन्स को क्रिएट करने लगा, और वहीं पर हानली भी न जाने कितने ही सारे पोर्टल्स ओपन करके यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट होने लगा, मगर फिर भी उसका माउंटेन से पीछा नहीं छूट रहा था। वो कह रहा था कि इन माउंटेन की
एक खास बात है, ये काफी तेजी के साथ क्रिएट हो सकते हैं और ये तब तक रुकेंगे नहीं जब तक ये अपने दुश्मन को क्रश न कर दे। यहाँ पर हानली न जाने कितने ही सारे डायरेक्शंस को चेक कर रहा था, मगर उसके सामने आने वाला हर एक रास्ता एक माउंटेन से कवर हो गया। वो कह रहा था कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न जाऊँ, ये माउंटेन्स मुझे काफी आसानी से ट्रेस कर पा रहे, और उसे पता था कि एल्डर मू ही इन माउंटेन्स को मूव कर रहा है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ट्रैप होने के बावजूद भी एल्डर मू पर अटैक करने लगा। जो देख एल्डर मू हंसते हुए कहने लगा कि मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुम अभी तक मुझे रेजिस्ट कर पा रहे, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए हानली के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर हानली बस उस बंदे को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था ताकि वो जैसे तैसे इस माउंटेन पिक ट्रेजर से बाहर निकल जाए, मगर उसका ये अटेम्प्ट फेल हो गया। यहाँ पर हानली के पास बस एक ही ऑप्शन था, जो कि इस आर्टिफैक्ट की पावर को समझना। वो कह रहा था कि ये ट्रेजर मुझे बस यहाँ से वहाँ भगाते जा रहा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक कर देता है, और ये तब तक मेरा रास्ता ब्लॉक करेगा जब तक मेरी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से ड्रेन आउट ना हो जाए। तो क्यों ना मैं अपनी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज करूँ कि बंदा मेरा रास्ता ब्लॉक ही ना कर सके। यानी कि मुकाबला अब ताकत का नहीं बल्कि रफ्तार का था, जो ज्यादा तेज वही विनर। सब यहाँ पर हानली ने अपने विंड एंड थंडर विंग्स को उनकी लिमिट तक पुश कर दिया, जिससे तो उसकी स्पीड हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। इधर एल्डर मू पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जैसे तैसे उसका रास्ता रोक ले, मगर हानली उसकी स्पीड को बीट करते हुए सीधे जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। यहाँ पर उसकी लाइटनिंग सोर्ड भी उस बंदे पर पॉइंटेड थी। हानली उससे कहने लगा कि तुम्हारी इस एंशिएंट ट्रेजर ने तो तुम्हारी ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम कर ली। ओहो, तुम्हारी चाल तो तुम पर ही उल्टी पड़ गई। और हाँ, ये ट्रेजर तुम्हें इसलिए दिया गया था ताकि जंग के दरमियान तुम इसका यूज कर पाओ। क्यों, सही पहचाना ना? लेकिन तुमने तो जंग की बजाय एक मामूली बंदे पर ही इसका इस्तेमाल किया। तो बताइए सर, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि आपका लीडर आप पर गुस्सा करेगा? अगर मैं लीडर होता तो जरूर से तुम्हें मौत की सजा सुनाता। जिस पर एल्डर मू कहने लगा कि मैंने आज तक टियानियान के न जाने कितने ही सारे कल्टीवेटर्स का सर्वनाश किया, मगर तुम उन सब से काफी ज्यादा अलग हो और साथ ही साथ होशियार भी। यहाँ पर वो आइस की एक शील्ड फॉर्म करते हुए कह रहा था कि होशियार लोगों की बस एक ही दिक्कत रहती, वो लोग इस दुनिया में ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाते। वेल, यहाँ पर एल्डर मू ने मुलान रेस की सीक्रेट स्पिरिट टेक्निक ब्लड चेन वाटर प्रिजन को एक्टिवेट कर दिया था, ताकि हानली उस पर बिल्कुल भी अटैक न कर पाए। साथ ही हानली को बताने लगा कि बस थोड़ी देर में मेरे साथी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, बस एक इंसेंस स्टिक बर्न आउट होने तक हमारी मुलान रेस के स्पेल वॉरियर्स इस पूरी जगह को घेर लेंगे, तो अब तू भी मरने के लिए प्रिपेयर्ड हो जा। जिस पर हानली कह रहा था कि एक इंसेंस स्टिक जलने तक का टाइम तो मेरे लिए काफी हो जाएगा, उतने टाइम में तो मैं तेरा काम तमाम करके यहाँ से भाग भी जाऊंगा। जिसके बाद हानली ने अपने एक टालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए लाइटनिंग ब्लेड में उसकी पावर्स ऐड करना शुरू कर दी, और अब एल्डर मू पर अटैक होना शुरू हो चुके, जिससे तो वहाँ पर फुल टू दिवाली वाला माहौल बन चुका था। बस लगातार आतिशबाजी होने लगी, और अब हानली अपना जबरदस्त लाइटनिंग स्लैश रिलीज करते हुए ब्लड चेन वाटर प्रिजन को पियर्स करने लगा, जिससे तो एल्डर मू और भी ज्यादा भड़क गया था। यहाँ पर हानली ने देखा कि उसका स्लैश भी इस प्रिजन को ब्रेक नहीं कर पाया, तो हानली अपनी सोड को एक साथ मर्ज करते हुए उनकी एक भयानक सोड फॉर्म कर लेता है, जो कि किसी टोर्नेडो जैसी नजर आ रही थी। और अब देखते ही देखते हानली की इस तलवारों की तूफान ने उस बंदे के प्रिजन को निस्तनाबूद कर दिया। यहाँ पर हानली एल्डर मू पर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था, और वो बंदा भी अपने बचे हुए ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करके उसके अटैक को काउंटर करने की कोशिश करने लगा। इन दोनों की क्लैश में वहाँ पर बहुत ही भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, और यहाँ पर एल्डर मू ने हानली को जैसे तैसे पीछे की तरफ पुश कर दिया, मगर हानली तो इससे भी दुगनी रफ्तार के साथ उसकी तरफ वापिस आ रहा था, जो देखते साथ ही एल्डर मू ने अपने आसपास एक और शील्ड फॉर्म कर ली। तो हानली ने भी अपनी लाइटनिंग सोर्ड का यूज करते हुए चारों तरफ से उस शील्ड पर अटैक करना शुरू कर दिए। एल्डर मू को तो ऐसा लग रहा था कि उसने इस बंदे का रास्ता रोककर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, और वहीं पर हानली भी इस बंदे की दिल ही दिल में तारीफें करने लगा, क्योंकि एल्डर मू ने उसे तगड़ी टक्कर देते हुए अभी तक रोक के रखा था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो कब का ही मारा जाता। यहाँ पर हानली ने अपने ब्लू आइस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए शील्ड पर हमला कर दिया, क्योंकि शील्ड को ब्रेक करने का अब उसके पास बस एक यही तरीका बाकी था। दरअसल ये ब्लू आइस फ्लेम्स वॉइड हेवन हॉल से बिलोंग करती थी, और ये इतनी ज्यादा भयानक थी कि अपने सामने आने वाली हर एक चीज का सर्वनाश कर दे। तो इन ब्लू आइस फ्लेम्स ने बड़ी आसानी के साथ एल्डर मू की शील्ड को ब्रेक करते हुए सीधे उस पर अटैक कर दिया, और फिर मौका
मौका मिलते ही हानली ने अपनी फ्लेम्स के जरिए उस शील्ड को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। यहाँ पर मू को पता चल गया कि थोड़ी देर में वो हानली के हाथों मारा जाएगा, तो वो अपनी नेसेंट सोल को बाहर निकालते हुए हानली से कहने लगा कि इस जलीलियत को एल्डर मू कभी भी नहीं भूलेगा। हानली ने देखा कि इस बंदे की नेसेंट सोल उसके सारे ट्रेजर्स लेकर यहाँ से भाग चुकी, मगर हानली उस सोल के पीछे जाकर अपना वक्त जाया करना नहीं चाहता था। और अब थोड़ी देर में सिल्वर मून ने बड़ी खुशी के साथ एल्डर मू की बॉडी को आग लगा दी। यहाँ पर हानली को एल्डर मू के पास एक और स्टोरेज बैग मिल चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा रिसोर्सेस उसे नहीं मिले। वो सिल्वर मून को बता रहा था कि मुलान रेस तो एक नंबर की भिखारी निकली। इस बंदे के पास तो ना ही ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन है और ना ही मटेरियल्स, मगर सिल्वर मून तो हानली को बधाई देते हुए एंशिएंट ट्रेजर माउंटेन पिक को उठा लेती है। वो कह रही थी मास्टर ये प्रेशियस ट्रेजर और ये विंड चैरियट आपके हाथ लग गई, ये भी किसी खजाने से कम नहीं होगी। तो हानली तुरंत ही उस विंड चैरियट को अपने स्टोरेज बैग में रख देता है। वो सिल्वर मून को बता रहा था कि आगे चलकर हम सांकुन की केव को एक्सप्लोर करेंगे। अगर मुझे वहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़ा तो भी गम नहीं होगा, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी 2 पावरफुल ट्रेजर्स हासिल हो चुके। खैर अब मुझे जल्दी से अपनी टीम के पास वापस जाना होगा, वरना मुलान रेस के स्पेल वॉरियर्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिसके बाद हानली और सिल्वर मून तुरंत ही अपने लोकेशन की तरफ रवाना हो गए। और अब हमें सीधे 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई। हानली अपनी टीम के पास वापिस आ चुका था, मगर इनके टीम के कुछ लोग अभी भी आना बाकी है, तो ये सभी लोग मिलकर उनका इंतजार कर रहे थे। और उतने में टियान को वांगचान और उसकी बीवी को लेकर वहाँ पर पहुँच गया। इस बंदे ने तो यहाँ आते ही हानली को ताने मारना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा दोस्त हानली मुझसे पहले यहाँ पर पहुँच पाएगा। इसने तो मुलान रेस की विंड चैरियट वाले बंदे को भी हरा दिया। वाकई ये काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे यंग टैलेंटेड लोग हमारे कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट कर सकते। हानली को पता था कि ये बंदा दोबारा से अपने साथियों को उसके खिलाफ भड़का रहा है, इसलिए हानली कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया, मैं बस किस्मत वाला था जो यहाँ तक पहुँच पाया, मगर असली तारीफ के लायक तो आप हो। इन 2 बर्डन्स को उठाकर भी आप एक पीस में यहाँ तक पहुँच पाए। मुझे तो लगा था कि आप इन 2 लूजर्स की वजह से मारे जाओगे, मगर आपके पास भी बहुत ही भयानक पावर्स है। यहाँ पर वांगचान को हानली की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो चाहकर भी हानली पर अटैक नहीं कर सकता। उसके पास तो बस दांत पीसने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। अब इन दोनों के झगड़े छुड़ाने के लिए मार्क्विस तुरंत ही बीच में आ जाते हैं। वो कह रहे थे कि मुझे खुशी हुई कि हमारी टीम अभी तक जिंदा है, आगे चल के पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। जल्दी मुलान रेस हमारी टियानियन कॉन्टिनेंट पर अटैक करेगी, पता नहीं उसमें कितने सारे नेसेंट सोल मारे जाएंगे। जिस पर लेडी जाओ कहने लगी कि हमारे नेसेंट सोल्स को मारना इतना भी आसान नहीं, इस बार तो मुलान रेस को बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। और उतने में मार्क्विस कहने लगे कि देखो हमारा आखिरी साथी भी यहाँ पर पहुँच चुका है। मुझे तो डर था कि मेरा दोस्त यू उन लोगों का शिकार न बन गया, लेकिन अब मुझे तसल्ली हो गई कि मेरी इस टीम में एकदम सही लोगों को पिक किया गया। और उतने में मास्टर यूनो ने बताने लगे कि यू के पीछे तो लोग पड़े हैं। जो सुनते साथ ही सभी लोग अपने ओपोनेंट्स का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। मार्क्विस कहते हैं कि 2 स्पेल वॉरियर्स यू के पीछे पड़े हैं, बस उम्मीद करो कि ये लोग अपने साथ अपनी टीम को ना लाए हों। और तभी यू उन्हें बताने लगा कि मैं लगभग 2 दिनों से इन लोगों को मेरे पीछे घुमा रहा था, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लेके आया। यहाँ पर हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि इन स्पेल वॉरियर्स की तो दाद देनी चाहिए। ये अच्छे से जानते थे कि यहाँ पर नेसेंट सोल की पूरी एक टीम खड़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ तक उसके पीछे आ गए। तब तक वो 2 स्पेल वॉरियर्स उनके सामने अपीयर हो गए। मार्क्विस कह रहे थे कि तुम अभी तक भी यहाँ से पीछे नहीं हटे, शायद तुम लोग चाहते हो कि हम सब मिलकर तुम्हारी लाशों को यहीं पर दफना दे। जिस पर वो वॉरियर कहने लगा सर प्लीज मजाक करना बंद कर दीजिए, आपको भी पता है कि आप हमारे ग्रासलैंड में घुस चुके हो। अगर हमारे साथी यहाँ पर आ गए तो मुझे डर है कि आप सबके सब यहीं पर दफन हो जाओगे। उनकी ऐसी बातें सुनकर एल्डर यून कहने लगे कि मैं अभी तक अपनी पावर्स को बचा रहा था ताकि हमारे मेन बिजनेस को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल कर पाऊँ, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी जाया करनी पड़ेगी। इतना कहते साथ ही उन्होंने तुरंत ही अपने आर्टिफैक्ट को समन कर लिया। वहीं पर मार्क्विस नानगोंग भी अपनी गोल्डन सोर्ड्स को समन करते हुए मुकाबले के लिए तैयार हो गए। इधर ये दोनों स्पेल वॉरियर्स अपने लीडर से कांटेक्ट कर रहे थे।
मगर तभी उन्हें खबर मिली कि एल्डर मू की बॉडी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। एक ब्लू और ग्रीन कपड़े वाले नेसेंट सोल ने उसे मार दिया, ऐसा उन्हें पैगाम मिला था। तो दोनों भी डर के मारे हानली को घूरने लगे और फिर उनके पास यहाँ से वापस जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वेल यहाँ पर टियानगो ने इस बात को नोटिस किया। वो हानली से कहता है कि वो दो बंदे तुम में कुछ ज्यादा ही दिलचस्प थे, कहीं तुम इन दो बंदों को जानते तो नहीं हो। यहाँ पर हानली तुरंत ही समझ गया कि टियान्यू दोबारा से दूसरे लोगों को मेरे खिलाफ भड़काना चाह रहा। तो हानली उसे जवाब देते हुए बताने लगा कि ये शायद मेरे अपीयरेंस का कमाल होगा। मैं खुद मुलान ग्रासलैंड में पहली बार आया हूँ, तो भला मेरी इन स्पेल वॉरियर्स के साथ जान पहचान कैसे हो सकती। उतने में ही मार्क्विस कहने लगे कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि वो लोग यहाँ से चले गए। अब इसके पीछे का रीजन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने तो बस फिलहाल अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। बस थोड़ी देर में स्पेल वॉरियर्स अपनी टीम को लेकर यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो हम अपना कीमती वक्त यहाँ पर बिल्कुल भी जाया नहीं कर सकते। मास्टर सांकुन की केव को ढूंढना ही हमारा मकसद है। जिसके बाद ही सभी लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो गए और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।